वैसे तो आजकल लगातार देश के डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A यानी दहेज उत्पीड़न के मामलों को के मिसयूज को लेकर के फैसले दिए जा रहे हैं और ज्यादातर हस्बैंड के पक्ष में जो ऊपर की अदालतें हैं उनसे फैसले आ रहे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोज में कहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि डाउरी के केसेस नहीं होते, यानी जेन्युइन केसेस नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपने कई फैसलों में बात कही जा चुकी है कि मिसयूज की वजह से जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनको भी डाउट की नजर से लोग देखने लगते हैं। साथियों, एक मामला अभी 27 नवंबर को केरल हाई कोर्ट के द्वारा इसमें एक फैसला दिया गया। 498A का मामला था जिसमें हस्बैंड को मजिस्ट्रेट की कोर्ट यानी विचारण न्यायालय ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक कोई रिलीफ नहीं मिली, सजा को कंफर्म किया गया। तो यह एक बहुत ही जबरदस्त फैसला है जिसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको जरूर इस फैसले के बारे में देखना चाहिए। इस फैसले में जो पीड़ित महिला थी उसकी जीत हाई कोर्ट से तक से हुई, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी और सेशन कोर्ट में भी। इसके बाद हाई कोर्ट में भी यह माना कि महिला के साथ डाउरी की डिमांड को लेकर के हरेसमेंट किया गया है। इस केस में एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा कि अगर कोई बाहरी यानी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, कोई आजाद स्वतंत्र गवाह नहीं है, साक्षी नहीं है, तो क्या दहेज उत्पीड़न के मामलों में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा? इस पर भी हाई कोर्ट में यह मामला उठा और हाई कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त टिप्पणी की। तो दोस्तों, मैं करीम मोहम्मद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में केरला हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहिए आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनल हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया गया। साथियों, जिस तरीके से कि आम मैट्रिमोनियल मामले होते हैं उसी तरीके से ये एक मामला केरल का मामला था, दर्ज कराया गया। पति और कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध 498A की FIR दर्ज कराई जाती है, विवेचना होती है, चार्जशीट आती है और ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद सजा हो जाती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा 1 साल की सजा, 10,000 रुपया जुर्माना और जुर्माना ना देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश पारित किया जाता है। मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील होती है। सेशन कोर्ट भी सजा को कंफर्म कर देते हैं, लेकिन उसको थोड़ा कम कर देते हैं, 1 साल की सजा को 6 महीना कर देते हैं। दोनों अदालतों के आदेश के खिलाफ मामला हाई कोर्ट जाता है। तो देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट में क्या होता है। साथ ही मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है केरला हाई कोर्ट के समक्ष। क्रिमिनल रिवीजन नंबर 890/2018 तमन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पूरी डिटेल स्क्रीन पर है और 28/11/2025 का आदेश है। इसमें बहुत ही जबरदस्त टिप्पणियां की गई केरल हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों, बता दें आपको कि आईपीसी की धारा 498 पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता से संबंधित है। आईपीसी की धारा जो 498 है, पति और पति के रिश्तेदारों के द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता से संबंधित है। अब चूंकि आईपीसी लागू नहीं है, तो आईपीसी की जो धारा 498A है उसके स्थान पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा है 85। जस्टिस MB स्नेहलता की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कही गई केरल हाईकोर्ट के द्वारा, केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह तर्क कि कथित क्रूरता के काम के बारे में कोई आजाद सबूत नहीं है, यानी कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है और मौखिक गवाहियां भरोसेमंद नहीं है क्योंकि वो कभी करीबी रिश्तेदारों द्वारा दी गई थी, यह तर्क सही नहीं है। यह तर्क दिया गया हाईकोर्ट में कि इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, जो भी गवाह पेश किए गए हैं वो परिवार के लोग हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह तर्क सही नहीं है। मैट्रिमोनियल मामलों में ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो घर के अंदर की होती हैं। अभी आगे और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता जो काम आईपीसी की धारा 498 की तहत अपराध की श्रेणी में आता है वो शादीशुदा घर की 4 दीवारी के अंदर किया जाता है।
अपने स्वभाव से ही यह अपराध बंद दरवाजों के पीछे लोगों की नजर से दूर आमतौर पर आजाद गवाहों की गैर मौजूदगी में होता है। और सही बात भी है। महिला के साथ घर के अंदर किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, बाहर के लोगों को कैसे पता। कोर्ट ने राय दी कि आजाद सबूत की उम्मीद घरेलू हिंसा की सामाजिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करती है, इसलिए शारीरिक हमले के बारे में एक शादीशुदा महिला की गवाही का महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर महत्व है। यानी आजाद सबूत की उम्मीद घरेलू हिंसा की सामाजिक सच्चाइयों को नजरअंदाज करती है। घरेलू हिंसा की जो सामाजिक सच्चाइयां हैं वह आजाद गवाही की उम्मीद को नजरअंदाज कर देती हैं। क्योंकि शादीशुदा महिला के साथ जो घटना होती है वही जानती है, तो उसी का बयान काफी होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि दहेज की मांग के कारण जिस शारीरिक हमले का शिकार एक शादीशुदा महिला हुई, उसके बारे में उसकी गवाही का महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर महत्व है अगर उसका बयान ठोस और विश्वसनीय है। क्रेडिबिलिटी विटनेस की जरूर देखना होगा। गवाह की द्वारा जो बात कही गई है वो कितनी सच है, भरोसेमंद है कि नहीं, ये जरूर देखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि लगातार दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और बुरा बर्ताव होता तो शिकायत करने वाली महिला पुलिस या किसी और प्रशासन के पास जाती। ऐसी कोई शिकायत न होने का मतलब यह नहीं कि क्रूरता नहीं हुई। डिले को लेकर के इस मामले में काफी डिले था। कई सालों के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, तो ये कहा गया कि साहब अगर घटना हुई होती तो पहले ही कराई जाती एफआईआर। तो कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। अगर देर से एफआईआर हुई तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ क्रूरता नहीं हुई। कोई यह स्टैंड नहीं ले सकता कि जब भी पति क्रूरता करे तो पीड़ित पत्नी को तुरंत पुलिस स्टेशन या किसी अथॉरिटी के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए जाना चाहिए। पीड़ित पत्नी इस उम्मीद में इंतजार कर सकती है कि शायद हालात बदल जाएं, खासकर उस शादी से पैदा हुए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। इसलिए आरोपी का यह तर्क है कि 2003 से कथित तौर पर क्रूरता झेलने के बावजूद 2009 में महिला ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने में देरी उसके केस की सच्चाई पर सवाल उठाती है। यह बात गलत है। 2003 में शादी हुई थी, लेकिन 2009 में आरोप लगाया, 2003 की घटना बताई कि 2003 में क्रूरता हुई और 2009 में उसने मुकदमा किया। कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके साथ क्रूरता नहीं हुई। कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए अपनी बात खत्म की कि दहेज की प्रथा लैंगिक असमानता, वित्तीय शोषण और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। बहुत बड़ी टिप्पणी यहां पर कही कि दहेज प्रथा लैंगिक असमानता और वित्तीय शोषण और घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। आखिरी की कोर्ट ने और एक महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि दहेज की मांग के सिलसिले में पत्नी पर हमला करना सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं है, बल्कि लालच, जबरदस्ती और जेंडर आधारित हिंसा पर आधारित एक गंभीर अपराध है। जब किसी महिला को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि वह या उसका परिवार गैर कानूनी दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाता, तो यह शादीशुदा घर में ताकत के जानबूझकर और जबरदस्ती किए गए गलत इस्तेमाल को दिखाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी जेन्युइन केसेस नहीं होते। जेन्युइन केसेस होते हैं। महिलाओं को के साथ टॉर्चर किया भी जाता है, उनको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। तो यह एक ऐसा केस था जिसमें कि हाई कोर्ट तक महिला की जीत हुई। पति को किसी तरीके की रिलीफ नहीं मिली। तो ये तमाम महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है। रिवीजन पिटीशन जो हस्बैंड के द्वारा दाखिल किया गया था उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।